अस्सलाम वालेकुम। ECI के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल हम आपके लिए वो कुछ लेकर आते हैं जिसे आप सुनना भी चाहते हैं, जिसे आप देखना भी चाहते हैं, और उन शख्सियात से आपको मिलवाते हैं जिन्हें आप सुनना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। इस साल हम क्रिएटिव पाकिस्तान के नाम से एक पॉडकास्ट का आगाज़ कर रहे हैं और आज उसकी पहली किस्त में हम कहानी सुनाने के फ़न पर बात करेंगे। कहानी क्या है? कहानी महज लफ्ज़ नहीं है, इसमें जज्बात भी हैं, मुशाहिदात भी हैं, इंसानी रवैये भी हैं। यही कहानी जब टीवी और रेडियो या फिर उससे बढ़ के फिल्म के पर्दे पर जाती है तो उसके असरात बदल जाते हैं, उसकी ऑडियंस बदल जाती है। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो अफसाना निगार भी हैं, वो स्क्रीन राइटर भी हैं। अगर हम उनकी किताबों के हवाले से बात करें तो पाँव और कंट्रोल रूम उनकी वो किताबें थी जिन्हें पजीराई हासिल हुई। इसी तरह अगर हम उनके ड्रामों की बात करें तो लम्हा, बंद खिड़कियों के पीछे, चुप रहो, नेल पॉलिश और जिप उनके कुछ ड्रामे हैं जो लोगों में बहुत मशहूर हुए। इनमें से अक्सर ड्रामे वो हैं कि जिन पर बात करने से ज़्यादा लोग खामोशी को पसंद करते हैं। इसी के अलावा माजी करीब में उनकी फिल्म बाजी को भी बहुत पजीराई हासिल हुई। आप जान गए होंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं इरफान अहमद उर्फी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ आए और आपने हमें बात करने का मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया, बल्कि आपका कि आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि गपशप हो जाए। मैं आपको सुनता रहता था FM पे, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप किया करती थी। करंट अफेयर्स और न्यूज़ पे अच्छी आप काम करती रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो कब लगा कि लिखना चाहिए? हाँ, ये बड़ा मज़े का सवाल है और मैं इसका जवाब दे भी चुका हूँ। देखिए, जिस एरा में अपब्रिंगिंग हो रही थी ना हमारी, एक फैमिली में भी हमारे हैं ये लिखना लिखाना और अदब। मेरे नाना एक बहुत बड़े उस्ताद शायर थे। फिर मेरे मामू, मेरे वालिदैन भी उस ज़माने ये ब्रिटिश एरा के, ब्रिटिश इंडिया की नस्ल जो थी ना, जो हमारे पेरेंट्स की थी, तो इनके यहाँ फ़ारसी, उर्दू और लिटरेचर, अंग्रेज़ी, ये सब ज़ुबानें और इन सब का जो अदब है उसकी बड़ी कदर थी और एक फ़ैशन के तौर पे भी होगा ना उस ज़माने में, तो बड़ा ज़ोर था। और उस दौर में शायद ये मैं बात कर रहा हूँ 70s की, 60s के एंड की, 80s में, तो उस दौर में ना चूँकि इतना ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं थी इन्फॉर्मेशन डिजिटल और ये बहुत से चैनल्स, ख़बरें, न्यूज़। अब तो ये होता है कि मैं एडिक्ट हुआ हूँ इसका न्यूज़पेपर्स का, तो मैं वो पुरानी हो चुकी होती है खबर। सुबह जब मैं देखता हूँ ना, ख़ास तौर पे आजकल तो आपको पता ही है, एक थोड़ी देर बाद चेंज हो रही होती है। तो लेकिन उस दौर में तो ये लिखे हुए लफ्ज़ की बड़ी वो थी, इम्पोर्टेंस थी और उसकी बड़ी कदर थी, और लिखने वाले की बहुत ज़्यादा। वो ही रोल मॉडल्स होते थे, वो हीरोज़ होते थे, लोग उनसे फैसिनेट होते थे। तो मेरा ख़्याल है इन सब चीज़ों की वजह से तो वो लिखना जो है ना, वो एक आपके आइडेंटिटी क्राइसिस को बड़ा सेटिस्फाई करता था। तो बहुत बचपन से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। उन दिनों पढ़ते भी हम थे बच्चों के नॉवल, बच्चों की कहानियाँ। तो फिर उस तरह मुझे हमेशा वैसे मेरे अंदर ये एक तकलीफ़ रही है, अर्ज रही है कि जिस चीज़ से फैसिनेट हुआ हूँ ना, तो मैंने कहा कि मैं भी करके देखूँ, तो मैं भी करूँ। तो ये कुछ टेंडेंसीज़ भी होती हैं, कुछ मेरा ख़्याल है सिचुएशन भी होती है। मेरा ख़्याल है कि अगर मुझे नासा का एक्सपोज़र होता और मैं स्पेस पे जाने वालों से फैसिनेट हुआ, तो हो सकता है आज मैं एस्ट्रोनॉट होता। तो चूँकि वो देखते ही हम फ़िल्म थे, रेडियो सुनते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, तो इन चीज़ों से फैसिनेट हुए। और जैसे स्पोर्ट्स में भी होता है, जैसे और शोबों में होता है, तो उस तरह की सिचुएशन में मैंने बहुत पहले, बहुत बचपन में 8-9 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। तो मेरे पास अभी भी वो लिखी हुई चीज़ें हैं। तो उसमें वो मैं स्केचेस भी बनाता था, वो पेंटिंग का भी शौक़ हुआ। फिर मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, वो उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स में किया, तो मैं उनका, वो सबसे बड़ी थी, मैं सबसे छोटा था, तो मैं उनका छोटा बन गया ना, कि ये चीज़ उठाओ, यहाँ ले आओ, ये लाओ। तो वो जहाँ पेंटिंग करती थी ना, तो मैं उनको असिस्ट करता था। तो कुछ मुझे उससे भी फैसिनेशन हुई, तो मैं पेंटिंग की तरफ भी गया। अच्छा, म्यूज़िक में मेरे बड़े भाई का बड़ा रोल है। मेरे जो बड़े भाई हैं, तो वो मेरे वालिद भी म्यूज़िक, और मेरी वालिदा भी उस ज़माने में बहुत इन चीज़ों का था। आपकी अम्मी और वो आंटीज़ और मिलने-जुलने वाले जो हैं, वो फ़िल्म ज़रूर देखते थे।
उस दौर में फ़िल्में भी बड़ी वो सोशल ड्रामा फ़िल्में होती थीं। तो वो इन चीज़ों से ये ऐसा हो गया। अब हम जब कहानी की बात करते हैं तो कहानी महज अल्फाज नहीं है, जैसे मैंने सही, बताया सही। आपके माशरे को वो रिप्रेजेंट करती है, कहानी हुँ। उसको पेश करती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए कहानी ये एक्चुअली मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ या मैं समझा सकूँ कि कहानी ही है जो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस कायनात में, इस दुनिया में, इस एग्जिस्टेंस में। देखिए अदरवाइज तो ये नथिंग इज़ बीइंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हो रहा। द वेरी राइट नाउ हम जो बैठे हुए हैं कुछ खास बात नहीं हो, लेकिन ये कहानी तब बनती है जब आपकी मुझे कॉल आती है, आप मुझसे बात करती हैं, मैं आपको जो भी रिस्पॉन्स देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ, फिर मैं आता हूँ। अच्छा, वो जो सीक्वेंस है, उसमें से जो सिलेक्शन होगी ना इस पूरी कहानी की, अब तक की और अब के बाद की, मैं वो सीक्वेंस इस गाड़ी में बैठा गाड़ी वो नहीं होगा, क्योंकि वो नथिंग इज़ इंटरेस्टेड इन दैट। मज़ेदार बात ये है कि साइमा की कॉल आई। साइमा वो है जो एफ़एम करती है, ठीक है ना? उर्फ़ी ने कॉल सुनी, उसने कहा अच्छा ठीक है मैं परसों आऊँगा, हम भी परसों में पहुँच जाते हैं, ठीक है ना? स्क्रीन प्ले यही है, कहानी भी यही कहानी है। भी यही है। कट करके हम परसों पहुँच जाते हैं। अच्छा परसों हम 2 बजे 3 बजे आते हैं, पता चलता है कि रास्ते बंद हैं, ये भी कहानी है। अब वो जो बीच में जो गैप्स आ रहे हैं उनको हम देखिए, सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, किसी भी मॉनिटर से आप सीसीटीवी फुटेज आप देख नहीं सकेंगे। आप 5 मिनट नहीं देख सकेंगे, मुझे तो समझ आती है अल्लाह मियाँ कैसे ये सब कुछ देख रहा होता है। आप उसको ना फॉरवर्ड करती हैं, जिस चीज़ पे आप जाना चाह रहे हैं ना कि अच्छा चोरी हुई है या वो बंदा आया था या व्हाटएवर, मेरी गाड़ी खुदा ना खास्ता वहाँ से उठी, तो आप उसे फॉरवर्ड करते हैं। आप चले जाइए यहाँ सेफ सिटी के ऑफ़िस में, इस्लामाबाद में, तो वहाँ बहुत से मॉनिटर्स लगे हुए हैं, सबके हाथ में रिमोट्स हैं। तो कहानी वो सीसीटीवी फुटेज को वो वॉचेबल बना देती है या ऑडिबल बना देती है एक सीक्वेंस में, तो वो कहानी है। कहानी ही सबसे खूबसूरत चीज़ है। आपको देखें, कहानी ही वो जैसे हरारी जो जिसने सेपियंस लिखी है, जी। वो बड़ी खूबसूरत बात करता है कहानी पे कि कहानी ने ही कम्युनिटीज़ बनाई, कहानी ने ही कबीले बनाए। कहानी की वजह से हम एक सिक्योर्ड, देखिए जो कहानी आपने भी सुनी हुई है, जो मैंने भी सुनी है, वो फ़ौरन हमारा बॉन्ड हो जाएगा। हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम इस वक़्त नहीं जानते, आप सामने बैठी हुई हैं, मैं इधर बैठा हुआ हूँ और कोई एक कहानी है जो मैंने देखी हुई है या सुनी हुई है या मैं उसे बिलीव करता हूँ, जैसे स्क्रिप्चर्स में है, जैसे हमारी इल्हामी किताबों में है, उसमें अगर हम कॉमनैलिटी आ जाएगी ना कि हाँ, हज़रत मूसा की कहानी तो दूर वाली वो जी। आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, तो हमें हमारी दोस्ती हो जाएगी, हम एक हो जाएँगे, हम सारे डाकखाने मिला लेंगे। कहानी जोड़ती है। कहानी जोड़ती है और कहानी ने इंसान को ये मुआशरा, कहानी ने मुआशरा बनाया, कहानी ने, अच्छा कहानियाँ ही दिखाते हैं ना आपको पॉलिटिशियंस भी। जी। तो पॉलिटिशियंस, राइटर, आर्टिस्ट, तो कहानी बहुत बड़ी, मैं कहा करता हूँ कहानी ही प्रोटैगनिस्ट है, कहानी ही ग्लैमर है, कहानी ही सब कुछ है। अफ़साना क्या है? हाँ, अफ़साना ज़रूर एक देखें, अफ़साना एक हैत है, एक फ़ॉर्म है, एक मीडियम है लिटरेचर का, कहानी कह लें, लेकिन उसके अंदर कहानी का एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इवन शेर में कहानी होती है, नज़्म में कहानी होती है, पेंटिंग में कहानी है, स्कल्पचर में कोई स्कल्पचर आप चाहें जो ये F9 पार्क में जो स्कल्पचर्स लगे हुए जी। हैं या वो कहानी कह रहे हैं। आर्किटेक्ट में कहानी होती है। इस बिल्डिंग की इंटीरियर में, एक्सटीरियर में कहानी है, आप देखते हैं ना। और ये जो आपके यहाँ नीचे एक शू मेकर है, शू शाइनर है बैठा हुआ, वही कहानी कह कहानी। रहा है। उसका पूरा करैक्टर जो है ना, वो पूरी लाइफ आपको कहानी, पोर्ट्रेट तस्वीर में हमारे ये डीओपी बैठे हुए ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह। फ़ोटोग्राफ़ी में आप किसी परिंदे को शाख पे बैठा देखते हैं, उसकी तस्वीर बनाते हैं, तो जब तक वो कहानी नहीं कह रहा है, वो तस्वीर नहीं है। तो हाँ, तो वो जो अफ़साना है वो भी वन ऑफ द फॉर्म है। अफ़साने की फ्रेम में आपने कहानी को एडजस्ट कर जस्ट दिया। तो उसकी टेक्नीक्स हैं डिफरेंट। शॉर्ट स्टोरी जो हम आई तो वेस्ट से है, तो जैसे नॉवल है, शॉर्ट नॉवल, तो इससे मतलब होता है नॉवेल्टी, मतलब अच्छा ज़रूरी ये है, मैं ये समझता हूँ, आप भी आर्टिस्ट हैं इस बात को समझती हैं
कि ज़रूरी ये है कि आप एक नई बात कहें। अच्छा, अब नई बात भी कोई नहीं होती, ज़ाविया नया होता है, ठीक है ना? मोहब्बत बड़ी पुरानी बात जी, है। जी। दुःख, आँसू, लॉस ऑफ मदर जैसे है, लॉस ऑफ लव्ड वंस जो हैं, या जो भी आपके सिबलिंग्स हैं या दोस्त हैं, मोहब्बत है, मोहब्बत का टूटना, दिल का टूटना, ब्रेकअप्स, मोहब्बत हो जानी जो है ना, लेकिन सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हर एक एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अगर ये एक्सपीरियंस डिफरेंट ना होता तो हम अपने माँ बाप की मोहब्बत पे ही तकिया कर लेते हैं कि हमने एग्ज़ैक्टली, देख ली है देख ली है। जो भी है। तो हम खुद करना चाहते हैं, हर एक्सपीरियंस हम खुद करना चाहते हैं। जब पहली किताब छपी, जी, जी। तो वो एहसासात क्या थे? हाँ, असल में तो वो थोड़ी लेट छपी। हुँ, हुँ। तो वो मुझे बड़ी अच्छी नाना पाटेकर की ये बात याद आती है। वैसे नाना पाटेकर ने ही की थी, जो इंडियन एक हुँ, हुँ। एक्टर हैं। तो उनको ना अवार्ड मिला को बड़ा अच्छा, हुँ, हुँ। उस इंडिया का। तो वो उन्हें मिला थोड़ा ना 40s 50s हुँ, में हुँ। मिला, तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, जो बड़ी अच्छी बात है। वो कहते हैं एक्चुअली सारी एक्साइटमेंट्स होती हैं साइमा आपकी एज ब्रैकेट में जो हुँ, हुँ। अवार्ड्स, हुँ, अचीवमेंट्स, हुँ। और बड़ी हेल्दी चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये तो उसमें वो कहते हैं कि जो 40 साल की उम्र के बाद अगर जो आपको अवार्ड मिलता है, जो आपको रिकग्निशन मिलती है, वो इतनी एक्साइटिंग नहीं होती, इतनी कोई हैरानकुन नहीं होती। कुछ बंदा मैच्योर भी हो जाता है, और खुशी होती है कि आपकी एक चीज़ चलो डॉक्यूमेंट हो गई। बेसिकली तो इंसान जो अपनी जो है ना मॉर्टेलिटी, अपना अपना जो वो दवाम है और जो ख़त्म हो जाने वाली बात है, उससे वो अनकॉन्शियसली खौफज़दा है। इसीलिए हम परमानेंस ढूँढते हैं अपने काम में, कि हमारा ये काम रह जाए, डॉक्यूमेंट हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। पता नहीं क्यों इंसान के अंदर ये एक जिबिल्लत है। घर बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, बच्चे पैदा हुँ, करते हुँ। हैं, उनको बड़ा करते हैं, उन्हें किसी काबिल बनाने की कोशिश, सिर्फ अपनी एक्सटेंशन चाह रहा होता है। हालाँकि मीनिंगलेस है, लेकिन हम सच फैसिनेटेड होते हैं अरस्तू से, अरिस्टोटल, आज भी हम उनका नाम ले रहे ले हैं, रहे हैं। है ना? गालिब का नाम जी, ले रहे हैं, बिल्कुल, मीर का नाम, उनको तो पता ही नहीं है। उनको मालूम तो नहीं। तो इस वजह से वो इस लिहाज से तसल्ली हो जाती है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्रिएटिव लोगों के लिए, वो ये है कि जैसे आजकल भी मैं धड़ाधड़ काम कर रहा हूँ अपनी तीसरी किताब पे अफ़सानों की। आपको उसमें से निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ आपको एक तंग कर रही है ना, कि मैंने ये डिलीवर करना है, हुँ, हुँ। क्रिएटिव लेवल पे कोई भी काम है, तो आप वो जब कर गुज़रेंगे ना, तो फिर आप किसी नए काम की तरफ जाएँगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेंड भी नहीं करना चाहिए। तो आप जो जैसे आपने फ़ैसला किया कि मैंने ये अब कल्चरल साइड पे मैंने ये करना है, तो अब आप माशाल्लाह से कर गुज़री हैं ना, आज आपने स्टेप इन कर लिया है। जी। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता पहले इसमें इसमें आप ग्रो करेंगी, चीज़ें एक्सपीरियंस होगी, फिर आपको कोई नई बात लड़ जाएगी दिमाग में, फिर आप कहेंगे मैंने वो करना है। तो अच्छा है कि आप निकलें, और फिर आप अ, ये बात मुझे नूरुल शाह मेरी उस्ताद भी रह चुकी जी, हैं, बड़ी अच्छी राइटर हैं, जी। तो मेरी उस पर वो बड़ा अच्छी उन्होंने मुझे बात एक समझाई थी। हम सीरियल जब लिखते हैं ना, तो हमें आपको पता है, वो जैसे हंडिया में पानी डाल के उसको ड्रैग आजकल तो बहुत जी, ही जी। ड्रैग हो रहे हैं, 30-30 हुँ, हुँ। एपिसोड्स करनी होती हैं। तो आपने वो जो माइलस्टोन्स हैं वो पहले से आपने डिफ़ाइन किए होते हैं, कि मैं इसको चौथी किस्त में मार हुँ, दूँगा, हुँ। 5वीं किस्त में डिवोर्स हो जाएगी, छठी किस्त में इनकी मंगनी कर दूँगा, 7वीं किस्त में इनकी मंगनी तोड़ दूँगा। हुँ। तो वो जब मैं स्क्रिप्ट पे आ रहा होता था ना, तो उसमें हो रहा था कि वो मैं थोड़ा-सा फ्रीज़ पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं एक नेक्स्ट एपिसोड। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, ये जो जहाँ पे चीज़ नेचुरली आ रही है उसको कर गुज़रो। मैंने कहा, अगर मैं उसको मर्डर कर देता हूँ दूसरी किस्त में, तो नूर आपा बाकी 26 किस्तों में क्या करूँ? कहती हैं, आप जब उसे करें तो सही ना, जब आप करेंगे आप अपने आप चीज़ें निकलना शुरू निकलनी हो शुरू हो जाएँगी। जाएँगी। तो ये बात ना मैं अदरवाइज़ भी ज़िंदगी में आप आज खुद कोई फ़ैसला नहीं कर पाते ना, मैं ये जॉब करूँ ना करूँ, मैं ये फ़ैसला करूँ ना करूँ, वहाँ जाऊँ ना जाऊँ। तो बुरा फ़ैसला, फ़ैसला ना करने से बेहतर है, बेहतर है, क्योंकि वो फिर अपने आप खुद रास्ता आपको बताता है। बताते हैं। कंट्रोल रूम आपकी किताब और मुझे पढ़ी हुई नज़र भी आ रही है। हाँ, हाँ, इसके हाँ। बारे में कुछ बताइए? हाँ, ये मेरी दूसरी किताब है, और समहाउ अच्छा ऐसा होता है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। वो मेरी जो पहली किताब पाँव थी, उसने काफ़ी रजिस्टर हुई, और लोगों ने उसके बारे में बड़ा ज़िक्र किया,
और फिर मैंने कुछ जल्दी में ये दूसरी किताब भी लाया। ख़ैर इसको भी लोगों ने एप्रिशिएट किया, बल्कि ये इंडिया में पब्लिश भी हुई जी। और जगहों पे इसकी ट्रांसलेशंस भी हुई। लेकिन समहाउ वो पाकिस्तानी अदबी हलके में मेरे दोस्तों ने, ऑफ कोर्स मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो उन्होंने इसको थोड़ा कमज़ोर कहा। तो हो सकता है डेफ़िनेटली ये आपके रीडर्स के फ़ैसले होते हैं। लेकिन वो शायद इसलिए भी कि मैंने कुछ अपने पुराने अफ़साने जो मैंने सेलेक्ट इसमें तो सेलेक्ट किए थे ना, सेलेक्ट तो किए थे। अच्छा, ये सिलेक्शन, ये एडिटिंग, आपको खुद भी पता है, आपको अपने काम में, जैसे आप ये मुझे नहीं पता, आप इसको पॉडकास्ट को बाद में जब एडिट, ये बार-बार री-एडिट करना चीज़ों को और अपनी चीज़ों को डिस्कार्ड करना भी जानना जानना चाहिए। चाहिए। बहुत अच्छा जैसे मुझे याद आ गया, साकिब ने जब ये फ़िल्म बनाई, जिस पे हम आगे बात करेंगे बातजी, तो जब उसकी वो पोस्ट प्रोडक्शन पे उसने मुझे कराची बुलाया, तो उसमें बहुत से अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, सीन्स थी, तो मैं उसे, वो कहते नहीं मैं इसको निकाल रहा हूँ, मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो मैं कहता प्लीज़ नहीं निकालो मुझे मेरी जान जाती थी। तो वो कहते नहीं ड्यूरेशन में है या जो भी रीज़न है, तो कहते हैं कि फिर ना मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत सी हॉलीवुड की बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में, क्लासिक फ़िल्में ऐसी थीं जिसमें उन्होंने पहले 25 मिनट एडिट कर दिए, निकाल दी, चीज़ों को डिस्कार्ड करने का हौसला भी होना चाहिए। तो अपनी नफ़ी करना। अपनी नफ़ी करना भी होता है। तो इस वजह से, लेकिन ये भी एक मैं समझता हूँ कि सब्सटेंशियल बुक है, अच्छी किताब है, मेरे अफ़सानों का ये भी मजमूआ है। और एक जो मेरा वो पाउंड था पहले, जी, जिसको पाउंड। बहुत, जो नॉमिनेट भी हुआ बहुत से अवार्ड्स में, इसकी भी बहुत ट्रांसलेशंस हुई। फिर मैंने 2 और किताबें कंपाइल की। एक ठीक। तो मैंने अपने जो नाना, जो भी फ़ज़ल गुजराती जी, जी। पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे, जिनको पंजाबी का हाफ़िज़ और पंजाबी का गालिब कहा जाता था, जो फ़ारसी में हाफ़िज़ शिराज़ी का मकाम है, जो, और ये फैक्ट है, इसलिए नहीं कि वो मेरे जी, नाना हैं। जी। अच्छा, वैसे जीन्स भी हो सकती हैं, आई डोंट नो, ख़ैर मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं उनके मुकाबिले का हूँ, लेकिन ये ट्रेंड्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो उनकी मैंने ये एक ना रिसर्च वर्क है उन पे, उनके सारे काम पे, एक मैंने उर्दू ज़ुबान में लिखी, लेकिन उनकी पंजाबी की शायरी की। फिर मेरे मामू थे, मामू मेरे ऐसे कि मेरी अम्मी के अपने तो कोई भाई नहीं था, तो ये जो खालाजाद बहन-भाई थे, वो ही हमारे मामू और जी, जी, खालाएँ जी। थी ना, तो वो, ही वाज़ वेरी गुड पोएट, मॉडर्न उर्दू के। उनकी शख्सियत का मुझ पे इन्फ्लुएंस भी है। वो भी सिंगल थे, मैं भी सिंगल हूँ, तो कभी-कभी मेरी जो रिश्तेदार ख़वातीन थी, अम्मी, आंटियाँ, खालाएँ, नानी, थोड़ा-सा कोसती भी थी कि ये उसका असर है। असर बल्कि मैं है। बताऊँ कि मेरी बाद में माशाल्लाह जो मेरे बहन-भाइयों के बच्चे हैं, ख़ास तौर पे मेरी भाभियाँ जो आईं बाहर से, तो उनको अपने बच्चों के बारे में बड़ी फ़िक्र हो गई थी कि ये चाचे से इन्फ्लुएंस ना हो इंस्पिरेशन जाए, तो उन्होंने बड़ी जल्दी-जल्दी शादियाँ कर दी उनकी। तो तो उनकी भी मैंने ये कुलियात पब्लिश की, खाकान खावर उनका नाम था। तो ये है, तो और अकेडमी ऑफ लेटर्स ने 1-2 और प्रोजेक्ट्स भी दिए, तो ये अदबी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखता हूँ अपने आप को मैं। कब आपको लगा कि वो कहानियाँ जो अफ़सानों का हिस्सा बनती सही। हैं, वो अब स्क्रीन पर भी जानी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, ये ना, ये बिल्कुल 2 तरह के डिफरेंट मीडियम्स हैं। चूँकि फ़िल्म में, स्क्रीन पे फ़िल्म, वो टेलीविज़न की स्क्रीन है या बड़ी स्क्रीन है, वो उसमें आप जो राइटर होता है या जो डायरेक्टर होता है, मेकर होता है, वो अपना इमेज, अपना विज़न जो है ना, उसको डिफ़ाइन करके और उसको उसकी अल्टीमेट एक शक्ल देके, तो वो आपको पेश कर रहा है। उसमें आपके इमेजिनेशन जो है वो काम नहीं कर रहा ना, एज अ व्यूअर। व्यूअर। अच्छा, रेडियो में किसी हद तक इमेजिनेशन काम करता है, आप सुनते हैं, तो रेडियो बहुत बड़ा मीडियम है, और रेडियो से ही ये सब चीज़ें निकली हैं एग्ज़ैक्टली। बाद में। और ये उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, चूँकि ये तो बिल्कुल ही, इसमें तो जो पार्टिसिपेशन है ना ऑडियंस की और रीडर की, वो बहुत ताकतवर है, जो रीडिंग में है। इसलिए मुझे अफ़सोस हो रहा है कि अब जो बच्चे हैं, वो, आप यकीन करें, मैं उन ऐसे बच्चों को मिला हूँ, और कि वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो ना पूरा आपकी बहुत अच्छी तस्वीर, ये वीडियो बना लेंगे, क्लिप बना लेंगे, उसको एडिट भी कर देंगे, वो आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी सेल्फियाँ खींच लेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं फैमिली के, आप कहें अच्छा कौन तस्वीर को वो बना देगा, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं पढ़ नहीं सकता। सकता। तो शायद जैसे अब हम, आप तो ख़ैर फिर भी बहुत यंग हैं माशाल्लाह मुझसे। हम अपने ज़माने में जमा तफ़रीक करते थे, तो कैलकुलेटर ने और इसने अब हमें, हमारी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं वो हैक हो चुकी हुई हैं ना इन चीज़ों से। तो अब जैसे हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें आज की
डेट का भी पता हो हाँ। ज़ुबानी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नंबर भी हम एक दूसरे के याद नहीं होते हैं। याद है। अगर आप बाहर फ़ोन रखवा लें ना अपने ऑफिस में, तो एक दूसरे से रोज़ पूछते हैं आज डेट क्या है, डेट क्या है, इस वक्त टाइम क्या है। जी। अच्छा, तो इसी तरह मुझे लगता है शायद रीडिंग भी ऑब्सोलीट हो जाए, ज़रूरी ना, क्योंकि अब लिसनिंग है। अच्छा, एब्रीवेशंस हैं, जेन ज़ी की तो कुछ ऐसी जी। एब्रीवेशंस हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते, तो अब उस तरह काम चल रहे चल रहे हैं हैं। और इमोज से काम चल रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा-ऐसा सिंबोलिज़्म वो शक्ल इख्तियार कर ले। तो सॉरी, भूल गया सवाल क्या था? हाँ, कि वो हाँ, अब फ़र्क। फ़र्क। हाँ, तो उसमें ये है कि आपने स्क्रीन पे एक बड़ा सैटिस्फैक्टोरिली कंक्लूजन देना होता है। वैसे फ़िल्म में भी ऐसा इम्पैक्टफुल फ़िल्में आई हैं, जो मैं तो वैसे समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि फ़िल्म वो होती है जो देखने के बाद शुरू होती है। जब आप सिनेमा से उठते हैं या आप उसको ऑफ करते हैं, कुछ उसका इम्पैक्ट होता है, जो 2, 3, 4 दिन आपको सॉरी याद होगा कि नहीं याद होगा, बहुत छोटी होंगी, जब पीटीवी में लॉन्ग प्लेस चलते थे ना, तो वो चलता था वीकेंड पे। आप यकीन करें अगले दिन ऑफिस में या कॉलेज स्कूल में या स्कूल के स्टाफ रूम में 3-3, 4-4 दिन वो डिस्कस होता था, रूही बानो का ट्रफ, वो एक इम्पैक्ट छोड़ता था। अच्छा, वो आपने अपनी ऑडियंस पे बहुत सी फ़िल्में ऐसी बनाई हैं, हमारे हमसाए मुल्क में तो बहुत, हमारे यहाँ भी काम हुआ ऐसा, जो कि अपना इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। और जैसे मंटो एक फ़िल्म बनी थी, हालाँकि वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्म बन गई थी, तो वो सीरियल, तो वो एडिटर ने वो फ़िल्म बना दी जो सरबत फुर्सत वाली थी। मैं हैरान हूँ, तो मैंने वो 2-3 दफ़ा मुझे इत्तेफ़ाक हुआ देखने का, लोगों ने उठ के उसको ताली बजा, और बाज़ एक दफ़ा तो मैंने देखा कि लोग वो सिनेमा से उठ के नहीं जाना चाह रहे थे, जब फ़िल्म के वो एंडिंग स्क्रोल्स चल रहे हैं, वो उठना नहीं चाह रहे थे। तो दैट मीन्स कि फ़िल्म भी एक ऐसे सवाल को छोड़ सकती है। एक्चुअली तो डायलॉग इनिशिएट करना ज़रूरी होता है। अगर हम इस पॉडकास्ट से भी कोई डायलॉग इनिशिएट कर दें अपने देखने वालों के लिए, तो हम सक्सेसफुल हैं। फ़िल्म से भी, कहानी से भी, किसी भी आर्ट से, किसी भी क्रिएटिव काम से, कि वो ज़रूरी है कि आप एक डायलॉग, लोगों का थोड़ा सा रास्ता उस तरफ, ज़ाविया उधर भी आ जाए, हाँ भाई ये भी हो सकता है। इसी को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। हम तो इससे बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो जाते हैं ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, और रिजिड हो जाते हैं। कब ख्याल आया कि लिखने के साथ साथ एक्टिंग भी करनी चाहिए? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एक्टिंग वो जो है ना, वो तो मुझे की तो मैंने एक्सीडेंटल थी, ठीक है। दूसरा, मैं बड़ी सच्ची बात करूँगा कि वो स्टार होना, एक्टर होना, ख़ास तौर पे नौजवानी में अटेंशन लेना और नुमायाँ होना, ये वो एक एक्चुअली आइडेंटिटी क्राइसिस भी होते हैं। कोई बात नहीं है, इंसान में हर तरह की चीज़ होती है। वैसे तो अरुंधति रॉय का पिछले दिनों मैंने एक वो देखा, जिसने मुझे थोड़ा-सा हिला भी दिया, झिझोड़ भी दिया। बड़ी अच्छी उसने बात की। उसने कहा कि राइटर्स के हवाले से उसने ख़ास तौर पे ये कहा कि आवर जॉब इज़ टू बी अनपॉपुलर। अच्छा, वो उसने कहा कि हमें एंटरटेनर, क्राउड पुलर नहीं होना राइटर को। वो कहने का उसका मतलब ये था कि राइटर शुड उसको बियॉन्ड होना चाहिए इन चीज़ों से, कि लाइमलाइट में आए, पॉपुलर हो, फेस्टिवल्स में जाए बैठे, इनॉग्रेट कर रहा है, अच्छा उसकी किताब की लॉन्च हो रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस जो है ना, ये खैर मैंने तो फिर वो एक एक्सीडेंटली मैंने वो मुझे चांस मिला। पता नहीं आपने वो फोकस वो पढ़ी हुई किताब सीक्रेट, एक बुक है जिस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी जी, बनी जी, थी, बिल्कुल जो ये पढ़ी हुई है। जो व्हाटएवर यू, जो कुछ आप हाँ, अनकॉन्शियसली, हाँ, तो वही कुछ वही आपके हो साथ जाता होता है। है, बिल्कुल। तो वो यकीनन, चूँकि मैंने बताया था इन्फ्लुएंस था फ़िल्मों का, ये वो। अच्छा, फिर ना थोड़ी-सी शक्ल भी बेहतर थी, तो अच्छा ये आँखों का रंग, उस ज़माने के जब लेंस भी इजाद नहीं हुए थे, तो लोग भी कहते थे ना हीरो है, हीरो है, प्यारा हाँ, है, हाँ, ये वो है, तो जो था, तो फिर नार्सिसिज्म भी होता है। हाँ। फिर आप यू रियली वांट टू बी ऑन बिग स्क्रीन, या लोग अब गुज़रें तो कहें कि अच्छा ये वो है। मुझे अभी तक फीडबैक आता है उसका, हालाँकि 96 में वो मैंने प्ले किया था, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। बहुत सीरियसली देखिए तो वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इतना सीरियस भी क्या होना ज़िंदगी जी, में। एग्ज़ैक्टली, हर एग्ज़ैक्टली। चीज़ से लिखने वाले के लिए मुशाहिदा कितना ज़रूरी है? बहुत इस हद तक कि वो एब्ज़ॉर्ब कर ले, और वो उसका दुःख बन जाए या उसकी खुशी बन जाए। जब तक नहीं बनेगी वो, मैं कहा करता हूँ कि जब तक जग बीती हट बीती नहीं बनेगी। तो मैं एक दफ़ा टोरंटो में था,
उतनी ऑटवा में तो मैंने ना कुछ 5-7 चीज़ें पहनी। सर्दी बहुत शदीद थी, -30-40 तक जाता था ना उस ज़माने में टेम्परेचर। तो मेरे भाई ने मुझे समझाया भी था कि बी केयरफुल, हालाँकि मैंने नीचे बड़ा कुछ पहना हुआ। आप यकीन करें कि मैं वो डाउनटाउन में कहीं था, इतनी शदीद सर्दी की लहर मेरे अंदर से वो मेरी हड्डियों में से गुज़र गई। इतनी शदीद मुझे कँपकँपाहट हो गई। थैंक गॉड के सामने एक मॉल था, मैं जैसे ही मैं उसमें घुसा, तो वहाँ पे वो एक कॉफ़ी बना रही थी खातून, उसको समझ आ गई ना, क्योंकि वो लोग वहीं के थे, तो उसने मुझे फ़ौरन बुलाया। उसने कहा, आई नो व्हाट हैपेंड टू यू, तो उसने मुझे फ़ौरन से कॉफ़ी पिलाई। कहने का मतलब है कि जब जो मौसम है, हवा है, जब आपके अंदर से गुज़र जाए, आपकी हड्डियाँ तड़क जाएँ, तो फिर आप जब डिलीवर करेंगे ना, तो वो आपकी चीज़ होगी, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी ना। अदरवाइज़ वो तो फिर जर्नलिज़्म के ज़ुमरे में आ जाता है। जो कोई भी चीज़ आप देख लें, इवन एक्टर के लिए अगर वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम ले रहा है, जब तक वो खुद उसके अंदर वो करेक्टर चला नहीं जाता, वो लम्हा जिसमें उसने एक्ट करना है, पेंटर के लिए भी है, डांसर के लिए भी है, जब तक आप वो फीलिंग नहीं लाएंगे, इवन सिंगर के लिए। अब ये जो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, जो भी है, गज़ल भी जो गा रहा है, जब तक उसके लफ्ज़ों के में घुसेगा नहीं, पेनिट्रेट नहीं करेगा खुद भी, और वो भी नहीं पेनिट्रेट होगी, तो बात नहीं बनेगी। हम बोल्ड राइटर की बात करते हैं। किसी सही। ज़माने में हम मंटो को पढ़ते थे, सही। खोल दो, तो ऐसा लगता था कि आपने शायद कोई जुर्म कर दिया है वो पढ़ के, सही, या सही। आपको घर की तरफ से गिल्टी भी फीलिंग होती एक थी, ऐसी हाँ। फीलिंग आती थी, घर की तरफ से भी थोड़ी सही, सही। आपको परमिशन वाला नहीं वो होती इशू थी, होती हाँ। थी। जब आपकी कहानियों को पढ़ते हैं, यही कहानियाँ जब अफ़साने से ड्रामे की सूरत सही। इख्तियार करती हैं, और आपको पता है ड्रामे की एक ऑडियंस है, लोग देख रहे हैं, सही है। तो वो उसको प्रेज़ेंट करना ऐसे कि वो तवाज़ुन बरकरार रहे, सही, वो सही, कितना सही, मुश्किल सही। है। सही, वो बिल्कुल देखिए, ये जो सेल्फ सेंसरशिप है ना, ये कल्चरल फ्रेंडली होके आप एक ऐसी बात कहने की कोशिश करें स्क्रीन पे या अपनी कहानी में, और पाकिस्तान में इवन अब तो खैर सोशल मीडिया पे भी, जो बड़ी कल्चरली सेंसिटिव है, जो बहुत से ऑफ कोर्स कदगने होती हैं बात करने की, तो उसको, यही तो आर्ट है ना, कि उसी को आपने आर्टिस्टिकली कहना है। आपको पता है कि ऑपरेशन के दौर में, इवन ज़ियाउल हक के दौर में, हमारे टीवी ड्रामे और हमारा इवन वो जो कॉमेडी थी, ज़िया साहब के सामने ये लोग करते थे, ज़ियाउल हक के सामने करते थे, ये मोइन अख्तर और अनवर मकसूद बड़ी-बड़ी बात कर जाते थे। और जैसे ईरान के सन में एक ज़माने में होता था, अभी पिछले दिनों सऊदी अरब से एक 2 साल 3 साल पहले एक खातून ने अपने फ़ोन पे शॉर्ट फ़िल्म बनाई और उसको ऑस्कर मिला। पता है वो क्या जी। फ़िल्म थी? कि एक छोटी-सी छोटी बच्ची जी। साइकिल लेके निकली, जो कि ड्राइविंग अलाउड नहीं। नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यही आर्ट है कि आप, और आर्ट में ये सारी बात ना खूबसूरती से आप कह जाते हैं। अच्छा, रही बात कि वो ऑफ़ कोर्स मैंने, अच्छा, ड्रामों में, टेलीविज़न के ड्रामों में जो मैंने नेल पॉलिश में, ज़िप में, वो बैन भी हुए, वो गड़बड़ भी हुई, वो थोड़ी-सी मेरी गलती भी थी, लेकिन होता ये है कि हमारे पास क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म नहीं है ना कोई और, करना तो हम फ़िल्म चाहते हैं, पैरेलल सिनेमा और बड़ा आर्टिस्टिक। जी। पता है पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। बहुत अच्छा-अच्छा लोग काम जानते, ये जितने भी राइटर्स टेलीविज़न के लिए लिख रहे हैं, आज भी, पहले भी, सब एक अनयूजुअल काम करना चाहते थे, चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो आप कर नहीं सकते, फिर आपको रन ऑफ द मिल के लिए करना पड़ता है, जस्ट टू रन योर किचन। तो मुझे जैसे-जैसे मौका मिला, अच्छे लोग मिल गए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, तो मैंने वो चीज़ की। तो छोटी-सी बात मैं कॉल कर दूँ, मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ और नहीं, आपको नहीं। दे रहा, कि साहिरा काज़मी के ने मुझे बड़ा ग्रूम किया, उनके साथ मैंने शुरू किया था काम। उन्होंने नाम इन्फेक्ट रख दिया था। वो पीटीवी के लिए हम वो शॉर्ट प्लेस कर रहे थे, तो होता ये था कि वो ना हालाँकि वो उर्दू नहीं पढ़ सकती थी कंफर्टेबली, वो सुनती थी। तो वो ना फ़ौरन पकड़ लेती थी। जहाँ मैंने, राइटर को पता होता है, आपको खुद पता है एज़ अ ब्रॉडकास्टर कि कहाँ पे मैंने डंडी मारी या कहाँ मैं थोड़ी-सी रह गई थी, तो सुनने वाला या आपका बॉस आपको बता देगा कि तुम यहाँ पे साहिबा तुम। तो वो मुझे पकड़ लेती थी, कहती ये क्या कर, मैंने कहा देखिए ये मुझे बड़ी बोल्ड लग रही थी, ये व्हाटएवर, जो इनफैक्ट ये था, तो उन्होंने नाम इनफैक्ट रख दिया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे दिल में आ रही है ना बात, तुम खुल के कर दो, वो मेरा जॉब है, मैंने अपने व्यूअर के साथ और अपनी पॉलिसी के साथ मैंने कैसे निपटना है। तुम्हारा काम है जैसे एक डॉक्टर को, जैसे एक वकील को आप सब कुछ बता देते हैं, तो एज अ राइटर, चूँकि ये मीडियम राइटर का नहीं है, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर का है, तो मैंने उसकी वोकैबुलरी जो है ना, विजुअल वोकैबुलरी मैं बनाऊँगी,
कि मैंने ये म्यूट करना है, व्हाटएवर जो मैंने करना है, मुझे तुम्हारी तरफ से तो पूरी बात आनी चाहिए, तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो फिर मेरे डायरेक्टर्स भी सँभालते थे। इवन बाजी का हमारा बड़ा अच्छा पता नहीं आपने वो देखी फ़िल्म कि नहीं देखी? हमने अफ़सानों की बात की, ड्रामों की बात की, रेडियो की बात की, फ़िल्म की बात की। बच्चों को पढ़ाने का तजुर्बा कैसा रहा? और हाँ, एक और बात जी। कि क्या स्क्रीन राइटिंग सिखाई जा सकती है? जी। मैं ना छोटबी यूनिवर्सिटी कायरो यूनिवर्सिटी से पढ़ता रहा, हमारे पास विज़िटिंग फैकल्टी के लोग आते थे। तो उस ज़माने में, ये 80s की बात कर रहा हूँ ना, 84-85 की बात कर रहा हूँ। तो अपना ज़माना तो हर एक को बड़ा अच्छा लगता है ना चूँकि हम बड़े अच्छे होते हैं ना उस जी। वक़्त, कभी हम भी खूबसूरत थे, लेकिन हम खूबसूरत थे। तो वो सब कुछ खूबसूरत होता है ना उस दौर में, इल्यूज़न ही होता है ना, तो तभी आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। तो हम अपनी जो विज़िटिंग फैकल्टी के ख़ास तौर पे जो टीचर्स आते थे उनसे बड़ा एन्जॉय करते थे। हम हट्स पे जाके, आप गई हुई यूनिवर्सिटी? जी, जी। अच्छा, हट्स पे जाके बैठते थे, बड़ी कैजुअल होके, चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन जा जी, जी, चुकी जा होती थी ना, चुकी होती शाम थी। को होती थी। तो जब मैंने विज़िटिंग फैकल्टी और यूनिवर्सिटी, ये 2 लफ्ज़ से तो मैं भी नॉस्टैल्जिक हो गया। तो मैंने ये समझा कि मैं भी, और फिर इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग जैसी चीज़ थी। एक्चुअली मैंने इसलिए अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को पढ़ाने का सोचा कि उसमें बेसिकली तो ये रेसिप्रोकल होता है ना, जी, आप दो जब तरफ़ा। जी। हाँ, आप सीख रहे होते हैं नई चीज़ें, नई बातें। तो जब मैं ये बड़ी मुझ में ये बड़ी कंसर्न, बड़ी सीरियस बात है जो कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छा पहली बात है कि यूनिवर्सिटी जो है ना, अंडर ग्रेजुएट भी अब यूनिवर्सिटीज़ में है। हमारे ज़माने में तो वो हम मास्टर्स में जाते थे ना, तो ये जो बच्चे बच्चियाँ हैं, ये एफए एफएससी करके यूनिवर्सिटी। इंटरमीडिएट के जी, बाद जी। यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी का जो लफ्ज़ है या यूनिवर्सिटी का जो इमेज है, वो थोड़ा-सा इल्यूज़नरी हो जाता है। होता ये है कि अब तुमको बहुत, एक तो पहले ये समझते हैं कि हमारा करियर बन गया, हम एक प्रोफ़ेशनल उसमें आ गए। एक दूसरी बात ये है कि वो ना इसको आज़ादी समझते हुँ। हैं। तीसरी बात ये कि उन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जीपीए का। अच्छा, और बेतहाशा कोर्सेज़ हैं, बेतहाशा पढ़ाई है। अच्छा, फिर मोस्टली मैं देखता हूँ कि बच्चे जो हैं वो काम भी करते हैं साथ-साथ और अर्न भी कर रहे होते हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी को भी ना खुद, अच्छा ये तो कैश एंड कैरी बन चुकी हुई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, इवन आई डोंट नो सरकारी यूनिवर्सिटियों के बारे में मैं क्या बात करूँ, मुझे तजुर्बा नहीं है, लेकिन अफ़सोस की बात है कि वो भी मुझे याद आ गया, मैंने देखा हुआ है, कुछ ऐसे है। और बच्चों पे आज की यूथ पे ना इतना शदीद स्ट्रेस है। कुछ डिग्री, पहले तो इतना डिग्री ले लेंगे, उसके बाद उनका ख़्याल है कि उनका ज़िंदगी बन जाएगी, सारे घर वालों से बहुत ज़्यादा वो है। प्रेशर, हाँ जी। मगर मैं आपको साइमा बताऊँ कि लड़कियाँ लड़कों के मुकाबले में बहुत सीरियस, फ़ोकस्ड, मोर टैलेंटेड, वेरी वेल ग्रूम्ड। आप किसी को एजुकेशन ही हो गई है ना, क्लास में चले जाएँ, 4 लड़कियाँ हैं कि 5 हैं कि 7 हैं, एक तो वो टाइम पे आई होंगी और ब्लो ड्राई करके, कपड़े बहुत अच्छे पहन के, तैयार होके, फ्रेश होके, पता चलता है कि रात नींद भी इनकी अच्छी, सुबह ब्रेकफ़ास्ट भी करके आई हैं और तैयारी करके आई हैं और सीरियसली वो सुनती हैं। लड़के ना वैसे वो टूथपेस्ट करते हुए सोए जागे आ जाएँगे अनग्रूम्ड से। तो ये इसीलिए रिज़ल्ट्स आप देखें लड़कियों के बेहतर हैं। अच्छा, एक तो ये है कि उन पे ना बहुत अच्छा, दूसरा ये है कि बिल्कुल फ़ोकस नहीं है, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता क्लास में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ सीखने का, समझने का। उनको सिर्फ़ उनका फ़ोकस होता है कि हमारा ना जीपीए जो है ना वो हमारा बच जाए। फिर जब वो, अच्छा फिर टर्म पेपर्स बीच में होते हैं आपके, सॉरी मिड टर्म होता है, फिर आपके असाइनमेंट्स होती हैं आपकी, आजकल तो वो हाज़िरी का भी होता है ना, नंबर होते जी। हैं प्रेज़ेंस के। तो उसके बाद जब वो उनका थोड़ा-सा गिरता है, सब मिन्नतें-समाजतें करते हैं वो अपने टीचर से, सेमेस्टर सिस्टम है ना आज का, जी, वो बिल्कुल। टीचर ही कि जी हमारा ये बढ़ा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो वो ना क्यूरोसिटी नहीं है। बिल्कुल क्यूरियोसिटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है अपने करियर में। एक तो ना वो बहुत से सब्जेक्ट्स वो इसलिए ले लेते हैं कि वो उनको आसान लगते हैं, उनका ट्रेंड नहीं होता, उनको खुद बैकग्राउंड नहीं होता। दूसरा इसलिए भी ले लेते, मैं हैरान होता हूँ, इसलिए भी ले लेते हैं कि मेरे दोस्त के पास ये था, मेरे कज़न भी यही पढ़ रहा था इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। और सबसे खौफनाक बात ये है कि क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक या ये क्या कहते हैं इसको, इंटरमीडिएट तक, इनके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका होता है। बुरा से मुराद ये है कि जो हमारी स्कूलिंग है, जो हमारा कॉलेज का जो टेक्स्ट है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो इनको डैमेज कर चुका होता है।
सवाल नहीं करना। उसकी भी वजह ये है कि जो फैकल्टी है, जो पढ़ाने वाले बहुत डीमोटिवेटेड हैं। जो हमारा अच्छा बजट्स ही नहीं है स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चेज हो रही हैं, वो चाँद पे पहुँचे हुए हैं, जर्नल्स निकलते हैं जिस पे ऑथेंटिक बात होती है, इसलिए कि रिसर्च की फंड है, रिसर्च और प्रोफेसर्स की तो कितनी आपको पता है रिस्पेक्ट है। इवन जर्मनी की जो वो वहाँ पे उसको कहते ही रेक्टर है शायद, और उसके लिए खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर के लिए वो भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी खड़े हो जाते हैं। टीचर की इतनी रिस्पेक्ट है। ये चॉम्स्की वगैरह बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सब टीचर्स हैं। तो हमारा वो ना, अब स्कूल की बिल्डिंग तो आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, बड़ी खूबसूरत फैसिलिटीज़ हैं, एसी लगे हुए हैं। ये फैकल्टी से इंस्टीट्यूशन बनते हैं, और फैकल्टी बहुत डिमोटिवेटेड होती है। उनको दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करियर। जो और उसकी फोर्स वजह फाइनेंसेस है, स्ट्रेसेस हैं आज के दौर के। इसलिए जो मैं बड़ा मायूस हुआ, बहुत मायूस होता हूँ बच्चों से मिलके। हालांकि देखिए ये बड़ी दिलचस्प सी बात, उनको ये नहीं पता। पहले दिन जब इनसे पूछता हूँ वाई यू वांट टू बी अ फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और वट एवर DOP, आप क्यों होना चाह रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। कितनी खौफनाक बात है। सीधा सा जवाब है कि जस्ट टू टेल द स्टोरी। मेरे पास कुछ कहानी है, अच्छा एक कहानी नहीं उनके पास होती। फिर मैं उनको बताता हूँ, इंटरेक्ट करें लोगों से। मैंने कहता हूँ जब आप कैब लेते हैं, मैं आज भी करता हूँ, अगर आप लड़की भी हैं इट्स ओके, आप सामने बैठे, उसके साथ बैठे, और सिर्फ इतनी सी बात शुरू करें कि ये गाड़ी अपनी है या किसी की है, यहाँ से आपकी बात शुरू हो जाएगी। वो आपको कहानी सुना देगा, एक करेक्टर आपके हाथ में आ जाएगा, एक कहानी आपके हाथ में आ जाएगी। इसी तरह आप वो गाड़ी साफ़ करने वाले बच्चे से, बच्ची से, ये मांगने वाली औरत से, ये जो ख्वाजा सरा आपको नज़र आते हैं, उनसे गप लगा लें। अच्छा भाई तुम क्या हाल है, क्या, वो आपको कहानी सुना देगी या सुना देगा। 1 सेकंड लगता है। तो वो इंटरेक्शन से, लोगों से मिलने से, सॉरी, वो कहानी बनती है, और वो कहानियाँ देखें, ढूंढें। लेकिन वो क्यूरोसिटी नहीं है, क्योंकि ना वो सब्जेक्ट, नोबडी इज़ वर्किंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब है ही नहीं। जो HR का काम है, आप ये हमारे ये इश्यूज हैं। हम चूंकि अब थोड़ा इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे मेरे पास। अच्छा। वन वर्ड फॉर योर राइटिंग। एक्सप्रेशन। बुक्स वेंट आउट। जी हाँ। बुक्स और फिल्म्स। बुक्स। पोइट्री और स्क्रीन प्ले। पोइट्री। कैरेक्टर और प्लॉट। प्लॉट आई थिंक ज़्यादा वो आसान कर देता है चीज़ों को। मॉर्निंग और नाइट राइटिंग। नाइट राइटिंग। टी और कॉफी। कॉफी। वो मैंने आपको पीते हुए देखा भी अभी। सही। और आपने मुझे पिलानी भी है। जी जरूरी है ये बात। वन राइटर यू एडमायर। बहुत से हैं। अरुंधति रॉय को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। मोहम्मद हनीफ अच्छा लिखते हैं, मज़े का। और ऑफ कोर्स तारड़ साहब के नॉवेल्स बहुत अच्छे हैं। फिर ये गुलाम अब्बास और जो हमारे क्लासिक्स हैं, कुर्रतुल-ऐन हैदर, इस्मत चुगताई, प्रेमचंद, मंटो, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और इनको आज के दौर में इस मेरे कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छे, मोहम्मद आतिफ अलीम बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, अफसाना लिखते हैं। हमारे पास इरफान जावेद हैं, हमीद शाहिद हैं, अरशद वहीद बहुत अच्छा, अंग्रेज़ी में लोग लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम अभी भी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ। योर टफेस्ट क्रिटिक। अच्छा, मेरे ख्याल मैं खुद हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त भी हैं जिनका मैंने अभी नाम किया था, बड़ी टफेस्ट वो है नाराज़ करने के। लेकिन मैं नाराज़ तो होता नहीं हूँ। तो और भी मेरे दोस्त सारे, मैं तो उनको जब मैं तो आपसे भी जब अपनी कुछ चीज़ शेयर करूँगा ना, तो मैं यही चाहूँगा कि आप मुझे बहुत सीरियसली, जो हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है ना हल्का बेज़ौक़ में, तो अच्छी बात है। कभी ऐसा हुआ कि आखिरी मिनट में आपने एंडिंग चेंज कर दी हो? बहुत दफ़ा ऐसा होता है, क्योंकि आप पेनिट्रेट कर रहे होते हैं कि अननोन क्या कहते हैं यूनिवर्स में, आपको खुद नहीं पता होता आप कहाँ जा रहे हैं। यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। यही तो, जैसे आज मैंने आपको शुरू में कहा कि चले हम कुछ बात कर रहे हैं, आपने कहा नहीं, अब हमारी बात कहाँ से कहाँ किधर पंच लाइन बन रही है, तो वो एक मज़ा आ रहा है ना। तब बनना तो बड़ा, अगर हम पहले से तय करते भाई ये जवाब दूंगा, आप ये सवाल कीजिएगा, तो जी वैसे मज़ा नहीं आता। राइटिंग फॉर हार्ट और ऑडियंस। फॉर हार्ट और ऑडियंस। हाँ, दोनों है ना। देखिए, जो लिटरेचर है वो एक तरह से मोनोलॉग इस सेंस में होता है कि आप
अपनी ऑडियंस खुद जी। होते हैं, और आर्ट तो एक्चुअली यही है। लेकिन फिर वो आपको ऑडियंस सेटिस्फैक्टोरली सोल्यूशन तो चाहिए होता है। एग्जैक्टली। वक्त की किल्लत है, वरना मैं ये चाह रही थी कि हम मज़ीद बात करते। एक बड़ा रवायती से सवाल है, लेकिन जाते हुए एक पैगाम। और ईसीआई आपको मालूम है कि यूथ के साथ काम करता है, सही है, सही तो सही आपका पैगाम अगर यूथ के लिए होगा सही तो वो सही ज़्यादा मुझे सही लगता है ज़रूर कि ज़रूर। इम्पैक्टफुल भी हो। पहली बात तो ये है कि मैं अभी 2 दिन पहले भी मैं किसी कोई कैफ़े में बैठा था, कुछ बच्चे से मुराद है यंग लोग बैठे हुए थे। देखिए, जो क्रिएटिव सेल्फ है ना, उसे एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के अंदर तख्लीकी जबिल्लत है, तख्लीकी स्किल है। अच्छा, आपने उसको एक्सप्लोर करना है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है, मतलब स्पोर्ट्स है, क्या कहते हैं, कुकिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, राइटिंग है, डांस है, म्यूज़िक है, फ़िल्म है, व्हाटएवर, कहानी है, लिटरेचर है, आपने उसको इतना ज़रूरी है उसको एक्सप्लोर करना। इसलिए कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायद मुझे भी जवानी में समझ नहीं था, खैर मुझे इसकी नहीं बताया, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि वो आपकी वेलनेस जो है ना, वेलनेस से मुराद है आपकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जितने क्रिएटिव लोग हैं, मैक्स मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ज़रूरी हर बात ख़त्म ही होती नहीं है। पहली बात तो ये है, किसी सच्चाई को आप आखिरी मत समझें, अपनी सच्चाइयाँ खुद ढूंढें। मैंने जो ढूंढी हुई है वो ये है कि वो ना लॉन्जेविटी आपकी लाइफ की, और आप खुश रहते हैं। आप देखिए जितने आर्टिस्ट, पोइट्स जो फंक्शनल रहते हैं अपने क्रिएटिव काम में, अनलेस के कोई कुदरत से कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, वो बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत खुश रहते हैं। और तन्हाई जो है ना, ये आपको बता दूँ, ये उदासी और तन्हाई जो है ना, ये इंसान का मुकद्दर है, अकेला है वो इस दुनिया में। तो आपके ग्रैंड किड्स भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, वो आप फिर भी तन्हा है, जाता इंसान अकेला ही है। लेकिन आपका जो क्रिएटिव सेल्फ है वो आपका साथ नहीं छोड़ता, वो आपको थोड़ा ज़िंदा रखता है, मोटिवेटेड रखता है, और मीनिंगफुल रहती है ज़िंदगी। ये मैं ज़रूर चाहूँगा लोगों को बहुत अच्छा, बताना। बहुत खूबसूरत आपने पैगाम थैंक यू दिया। वेरी उर्फी मच। साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आए और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये खूबसूरत लगी है गुफ्तगू, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक शुक्रिया यू। आपका, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।